So today I will be discussing domination of Indian states by British. So if you will divide the whole India into east, west, south and northwest, you will find different states like Bengal, Maratha, Mysore and Punjab. So they will have to capture one by one. Okay, so they will fight first in Bengal. There were two war. There were two war, namely Battle of Plassey and Battle of Buxar in the Bengal. As far as in the Maratha state is concerned, there are three Anglo-Maratha war, and as far as Mysore is concerned, there are four Anglo-Mysore war, and in the north-west Punjab there are two Anglo-Sikh war. अब इन सब में जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, वही टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो बंगाल में आते हैं, तो जब बंगाल से फ़ाइट होती है अंग्रेज़ों की, तो दो बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। जो बैटल ऑफ प्लासी होता है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच होता है, बट ये एक ट्रेजेडी होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है, ये रियल विन नहीं होती है अंग्रेज़ों की। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मीर जाफ़र होता है वो जाके मिल जाता है अंग्रेज़ों से, और मीर जाफ़र इनएक्टिव हो जाता है वार के समय। मीर जाफ़र और दुर्लभ राय की आर्मी इनएक्टिव हो जाती है। केवल मोहनलाल और मीर मदन की जो छोटी सी आर्मी होती है वो सिराज का साथ देती है। और जब ब्रिटिश के साथ लड़ाई होती है तो चूँकि मीर जाफ़र की आर्मी इनएक्टिव हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिए आपकी ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिश जीत जाते हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरा वार बैटल ऑफ प्लासी में जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो वहाँ पे वो मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। बट जब मीर जाफ़र को नवाब बनाते हैं और उसके बदले में वो बहुत कुछ चीज़ें उनसे लेते हैं, ओके, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मीर जाफ़र हैज़ टू गिव टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ओके। फिर उसके बाद में जो दूसरी वार होती है वो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। अब जब मीर जाफ़र नवाब बनता है और वो अंग्रेज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाता है मनी की, तो वो मीर कासिम को बना देते हैं नवाब। अब मीर कासिम नवाब तो बन जाता है, बट वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। पहला काम तो वो करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहता अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों से वो फ़ाइट करना चाहता है। एक्चुअली होता क्या है इस बैटल ऑफ बक्सर में कि बैटल ऑफ बक्सर जो फ़ाइट होता बैटल ऑफ बक्सर की जो फ़ाइट होती है, उसमें मीर कासिम का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि मीर कासिम रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है कंपनी की पावर को और अपनी पावर को एनहांस करना चाहता है, जबकि कंपनी क्या चाहती है, वो ऐसा रूलर चाहती है बंगाल में जो एक पपेट की तरह वर्क करे। तो इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया, और बट वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि करप्शन बहुत था और ब्रिटिश इंटरफेरेंस भी था। और तो जब फाइनेंशियल इश्यूज़ पे डिफरेंसेस स्टार्ट हुए, तो वहीं से बैटल ऑफ बक्सर का होने का चांस बढ़ गया। तो ये मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम अवध में जाता है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है, और वहीं पे मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड होते हैं। तो इन तीनों से मिल के जो ट्रायो बनता है, उसका फ़ाइट होता है ब्रिटिश के साथ अंडर हेक्टर मुनरो। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स बैटल को ओन कर लेते हैं और ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। यही इतनी बातें इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से बंगाल को वो कंट्रोल में कर लेते हैं। अब आते हैं मराठा, एंग्लो मराठा वार्स में।
अब एंग्लो मराठा वार में सबसे पहली चीज़ क्या है वो समझनी है, जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अंग्रेज़ों का टेरिटोरियल एम्बिशन तो था ही, बट द मेजर रीजन फॉर द ब्रिटिश इंटरवेंशन इन मराठा स्टेट वाज प्राइमरली कमर्शियल। एक्चुअली क्या हुआ कि कंपनी का कॉटन ट्रेड 1784 के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया चाइना के साथ। वो जो गुजरात से कॉटन ट्रेड होता था, बॉम्बे से हो करके, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटी को बॉम्बे रीजन जो था उसको बॉम्बे रीजन को अपने कब्ज़े में लेना चाहते थे मराठा को, ताकि वो इंटरवेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो और वो ल्यूक्रेटिव ट्रेड कर सके। तो इसलिए कमर्शियल रीजन भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं वो डिफरेंट एंग्लो मराठा वार में सबसे पहले तो इनकी डेट्स इम्पॉर्टेंट है, और ये किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा जो ट्रीटी जिसके साथ बैटल एंड हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो तीनों चीज़ें हम बताते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 82 के बीच हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 5 के बीच, और थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे तब हुआ था, और सेकेंड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल थे तब हुआ था, और थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे तब हुआ था। अब हम जिस ट्रीटीज़ के साथ ही एंग्लो मराठा वार की एंडिंग हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सालवाई, एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ वैसिन एंड ट्रीटी ऑफ रंग राजपुर घाट। तो ट्रीटी ऑफ वैसिन सिंधिया के साथ, और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट बिटवीन कंपनी एंड होलकर। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार में क्या होता है, ये बैटल ऑफ आस्ती होता है, और इसमें दिस इज़ लास्ट वन फॉर पेशवा। अब पेशवा से ख़त्म हो जाती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठा भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है। अब हम आते हैं वेस्ट ईस्ट में बंगाल को डिस्कस कर लिया, कैसे सबऑर्डिनेट कर लिया अंग्रेज़ों ने। वेस्ट में मराठा को कैसे सबऑर्डिनेट कर लिया थ्री एंग्लो मराठा वार, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एंग्लो मैसूर वार में चलते हैं। एंग्लो मैसूर वार में आप जानते हो, एंग्लो मैसूर वार में दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आएगी, एक तो हैदर अली और दूसरा टीपू। तो एंग्लो मैसूर वार जो स्पेशली होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है, एक हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। तो हैदर अली का जो जन्म होता है वो 1722 ईस्वी में होता है। इनके पिता होते हैं फ़तेह मोहम्मद, उनकी डेथ होती है, और फिर इनको फौजदार बनाया जाता है दिनजुल का, हैदर अली को। अब जो रूलर ऑफ मैसूर होते हैं, रूलर ऑफ मैसूर थे कृष्णाराज। ओके, तो अब एक्चुअली ये नाम के रूलर थे। जो मिनिस्टर्स थे वही सब कुछ चलाते थे। जो मिनिस्टर्स का नाम था देवराज और नंदराज। अब क्या करते हैं, हैदर अली जो है नंदराज की अथॉरिटी को ख़त्म कर देते हैं 1761 में, और स्टेट को कंट्रोल में कर लेते हैं हैदर अली। अब आते हैं इस बैकग्राउंड के बाद एंग्लो मैसूर वार को समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है वो 1761 से 69 के बीच होता है। ब्रिटिश एक्चुअली अनहैप्पी थे, फ्रेंडली रिलेशंस था, फ्रेंच और हैदर अली का फ्रेंडली रिलेशन था, इसलिए ब्रिटिशर्स अनहैप्पी थे। तो नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे वो हैदर अली के एनिमी थे और ब्रिटिश के फ्रेंड थे। तो इससे क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब हैदर अली ने मालाबार एरिया को अपने कब्ज़े में किया तो कंपनी ने ऑब्जेक्ट किया, इस पे कंपनी ने विरोध जताया।
अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने गेम खेला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। ब्रिटिश मराठा और निज़ाम के साथ मिल गए हैदर अली से फाइट करने के लिए, बट हैदर अली बहुत डिप्लोमेटिक था। हैदर अली ने क्या किया, 5 लाख रुपए दे के मराठे को अपने कब्जे में कर लिया और लैंड को प्रॉमिस करके निज़ाम को अपने कब्जे में कर लिया और मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ करके फिर जो है लड़ाई छेड़ दी। अब 1767 में क्या होता है, हैदर अली और निज़ाम मिलके हैदर अली और निज़ाम मिलते हैं और कर्नाटक और ब्रिटिश के साथ युद्ध होता है। अब 1769 में हैदर विसीज्ड कर लेते हैं मद्रास को। अब जब आप 1767 में हैदर अली और निज़ाम और कर्नाटक ब्रिटिश के बीच में जब वार होता है तो निज़ाम ने कंक्लूड किया एक ट्रीटी ब्रिटिश के साथ। निज़ाम ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी कंक्लूड किया। हैदर डिफीटेड द ब्रिटिश एंड ऑक्यूपाइड मैंगलोर, और इसमें हैदर अली क्या करता है, 1769 में मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है। तो वहीं ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। इस ट्रीटी ने क्या प्रोवाइड किया कि एक दूसरे की एरिया को रिटर्न कर देंगे और अगर एक्सटर्नल अटैक होता है तो उस केस में हेल्प भी करेंगे। तो ये फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। अब सेकेंड है तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी ऑफ मद्रास मैचिंग करने को आ जाता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है, अब ब्रिटिश तो हार गए थे और हैदर अली जीत गया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट एंग्लो वार में जो ब्रिटिश की डिफ़ीट हुई थी तो वो बदला लेना चाहते थे फर्स्ट वार का, तो इस फर्स्ट वार का बदला लेना चाहते थे, पहली बात। दूसरा, ब्रिटिश वर नॉट फेथफुल टू द क्लॉजेज ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड व्हेन मराठाज अटैक्ड मैसूर, जब मराठा ने अटैक किया मैसूर पे तो इंग्लिश कोई मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं किया। तो जो फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, वो उसका वायलेशन हुआ। तो हैदर अली इससे नाखुश हो गया और हैदर अली ने क्या किया, निज़ाम और मराठा के साथ मिलके अटैक कर दिया कर्नाटक में, और कर्नाटक में 1780 में अटैक करने के बाद आरकोट को भी सीज कर लिया। इसमें क्या होता है कि जो कर्नाटक का नवाब होता है वो उसको हार मिलती है और वो ब्रिटिश की साइड में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसी बीच क्या होता है, हैदर अली सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान ही हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, और वार को कैरी ओवर करते हैं उनके सन टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की एंट्री सेकेंड एंग्लो मराठा वार में 1782 के बीच हो जाती है, और ये वार एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, और इसमें ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं नॉट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ मैसूर। मैसूर के मैटर में अब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एक्चुअली क्या था, एक तरह से कंपल्सन था वो दोनों पार्टीज़ के लिए। अब ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम ये मिलके मैसूर के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार में, बट इट वाज बॉट बाय बेसिकली ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम मैसूर के इन्फ्लुएंस को एंड करना चाहते हैं। अब क्या होता है, कॉर्नवालिस अटैक करता है मैसूर पे अपनी ह्यूज आर्मी के साथ,
और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है जिसमें आधा हाफ ऑफ द टीपूज किंगडम टू द ब्रिटिश एंड देयर सपोर्टर्स। टीपू का जो आधा किंगडम था वो ब्रिटिश को देना था और उनके ब्रिटिश के सपोर्टर्स को देना था। उसके अलावा 3 करोड़ रुपीज़ भी देने थे और अपने 2 बेटों को भी उनको देना था। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी। बट ये बहुत ही इंसल्टिंग थी टीपू सुल्तान के लिए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और वो उसका बदला लेना चाहते थे, जो रीजन बना 4th एंग्लो मैसूर वार का। अब टीपू का ये एक तो रीजन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था 4th एंग्लो मैसूर वार का, और दूसरा टीपू फ्रेंच के बहुत क्लोज थे, और तीसरा जो रीजन था वो था कि वो वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं, रिफ्यूज़ कर दिया, और टीपू ने फ्रेंच को हाई पोस्ट में, अपने अंडर में हाई पोस्ट दे दी फ्रेंच लोगों को। तो इससे भी अंग्रेज़ नाराज़ थे। वेलेस्ली क्या चाहता था? वेलेस्ली चाहता था मैसूर को अपने अंडर में लाने के लिए, ब्रिटिश सबऑर्डिनेशन में, बट टीपू ऐसा चाहता नहीं था। तो क्या हुआ, फरवरी 1799 में वेलेस्ली ने वार डिक्लेयर किया और टीपू फेस्ड ए लार्ज ब्रिटिश आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी ब्रिटिश की फेस किया टीपू ने, बहुत ही करेजियसली फेस किया। फिर भी वो मारा गया वार में, और उसी के साथ उसका जो एम्पायर था दैट टू केम टू एन एंड, वो भी, उसका भी समापन हो गया। अब क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गई, जो भी न्यूली थ्रोन रूलर थे मैसूर के, और स्टेट वाज ब्रॉट अंडर सबऑर्डिनेशन। सो दिस इज़ द 4th एंग्लो मैसूर वार। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2 वार होते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकेंड एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 के बीच होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1848 से 49 के बीच होता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार में बेसिकली ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट ट्रीटीज़ और वार पीरियड्स और कैसे इंडिया के सारे स्टेट्स ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट हो गए उसके बारे में जानकारी दी। तो देखिए, ईस्ट में कब्जा कर लिया उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, वेस्ट में कर लिया, साउथ में कर लिया, नॉर्थ वेस्ट में कर लिया, तो लगभग सारी इंडियन स्टेट्स को वो कब्जा कर लिए, सबऑर्डिनेट कर लिए। तो ये चीज़ थी जो ब्रिटिश सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसके बारे में डिस्कस किया। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।